अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि अगर हमारी असील मुर्गियां अंडे देना कम कर दें या जब भी वो अंडों पे आए उस वक्त ही उनकी अंडों की पैदावार कम हो, तो तौलीदी निज़ाम को देखते हुए, उनकी जिस्मानी हालत को देखते हुए हमने उनमें बेहतरी किस तरह से लानी है। ये सामने जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये मैं आपको ओविडक्ट दिखा रहा हूँ। साथ साथ आपको बर्ड्स दिखाए जाएंगे कि फ़िज़िकली सामने देखते हुए उनमें किस तरह के हालात हों, तो उसका क्या मतलब होता है। हमारी मैनेजमेंट के तौर पे कौन कौन सी कोताहियाँ बर्ड की ओविडक्ट के ऊपर, यानी कि मुर्गी का वो हिस्सा कि जिसमें अंडा तैयार होता है, अंडा बनता है, अंडा डिलीवर होता है, उसके किस किस हिस्से पे हमारी कौन सी गलती का क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग प्रोडक्शन से कंसर्न रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने मुर्गियाँ अगर अंडों के पर्पज़ के लिए रखी हुई हैं, तो उनसे आप बेहतरीन किस्म की अंडों की प्रोडक्शन लें, तो ये वीडियो आपके लिए हर हाल में कारगर साबित होने वाली है। ये अभी जो मैं आपको मुर्गी के तौलीदी निज़ाम का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये आप ओवरी देख रहे हैं। ओवरी में ये आपको मेरी जो राउंड राउंड से आपको ये जो लाइट रेड कलर के आपको फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं, इनको पटक का नाम देते हैं। ये आगे की जानब इस ओविडक्ट के पोर्शंस हैं, मुर्गी के तौलीदी निज़ाम के हिस्से हैं। साथ साथ आगे वीडियो में आपको लिखे हुए भी नज़र आएंगे कि हमारे कौन कौन से काम, कौन कौन सी मैनेजमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो इन हिस्सों को, इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम आना शुरू हो जाती है। तो अंडों की बेहतरी के वाले से बाकी तमाम अनासर की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले उस तौलीदी निज़ाम की बात कर लेते हैं जहाँ पे अंडा तैयार होता है। ओवरी मुख्तलिफ साइज़ के नशोनुमा पाते हुए फॉलिकल्स का ये जो सामने आप देख रहे हैं, या पटक का एक गुच्छा सा होता है। ये फॉलिकल्स एक थैलीनुमा साखत होते हैं। इसमें योक यानी कि जर्दी नशोनुमा पारी होती है। एक छोटे से साइज़ से बड़े साइज़ तक, यानी कि जो अंडे में मौजूद होता है जर्दी का, उस हिस्से तक पहुंचने में इसको लगभग 10 दिन लग जाते हैं। ये मैं आपको इनफंडिबुलम का पोर्शन दिखा रहा हूँ। एक फॉलिकल जब फटता है तो उसके फटने से जो योक होती है, जो जर्दी होती है, ये आगे की जानब चलती है। फिर जर्दी एक पतली सी बारीक दीवार वाले हिस्से में दाखिल होती है, जिसे इनफंडिबुलम का नाम देते हैं। अगर मुर्गियों की खुराक मतवाजन नहीं होगी, हम उन्हें अच्छी ग़िज़ा नहीं दे रहे होंगे, तो ये जो इनफंडिबुलम का पोर्शन है, ये जो फनल का पोर्शन है, ये सही तरीके से बन नहीं पाता। और यहाँ से ये जो जर्दी होती है आगे सही तरह से ट्रैवल नहीं करती, आगे सही तरह से इसका सफ़र नहीं हो पाता। ये इस हिस्से में बाज़ का ऐसे होता है कि इनके फटने की वजह से, बाज़ का जर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इकट्ठा हो जाता है, और वो वाला बर्ड भी काफ़ी दिनों तक के लिए अंडा रोकना शुरू कर देता है। इससे अगला पोर्शन मैग्नम है, उसके बाद इस्थमस है। ये मैं आपको सामने यूट्रस दिखा रहा हूँ, जिसे हम शेल ग्लैंड का नाम भी देते हैं। एंड पे इसके वेजाइना होती है, साथ इसके क्लोएका होता है, और ये वेजाइना से होते हुए क्लोएका के हिस्से से ये अंडा जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे पार्ट्स सही तरह से फंक्शन करते रहें, तो आपको अपने बर्ड को जो फीड की टाइमिंग होती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मॉर्निंग टाइम पे अगर आपने एक फ़िक्स टाइम रखा हुआ है कि सुबह 6 बजे हमने उनको दाना देना है, दोपहर को 1 बजे दाना देना है, या 1:30 बजे दाना देना है, तो इस टाइमिंग को आपने बार बार तब्दील नहीं करना। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा टाइमिंग को तब्दील करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बर्ड स्ट्रेस में आता जाएगा, उतना ही ये जितने भी मैं पार्ट्स, जितने भी पोर्शंस आपको दिखा रहा हूँ, ये सही तरीके से काम नहीं करते। तो इनको सही तरीके से काम में लाने के लिए आपको एक तो खुराक की टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ता है, दूसरा आपको विटामिन्स और मिनरल्स उनकी खुराक में सही तरह से एडजस्ट करने पड़ते हैं। रोशनी का जो दौरानिया होता है उसको सही एडजस्ट करना पड़ता है। जो नए बर्ड होते हैं, जो नए नए प्रोडक्शन पे आए होते हैं, उनको 14 घंटे, और जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं उनको 14.5, यानी कि उनकी उम्र के साथ साथ आपने 14.5 से 15 घंटे, 15 से 15.5 और फिर 16 घंटों की तरफ जाना होता है। जितना ज़्यादा आपके बर्ड में स्ट्रेस आता जाता है, जितना ज़्यादा आपके बर्ड में तनाव आना जाता है, ये जिस्म के, ये जितने भी इस तौलीदी निज़ाम के जितने हिस्से आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपनी शेप में बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर रसोलियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने उनकी फीडिंग कंट्रोल ना की अपने बर्ड की, तो उस सूरत में उनके अंदर फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। फैट इकट्ठे होने से क्या होता है कि इन पोर्शंस के ऊपर, इन हिस्सों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये सही तरह से काम नहीं करते। जो ये फॉलिकल्स आप ऊपर की जानब देख रहे हैं ओवरी के अंदर, ये जब भी एक मुर्गी अंडा देती है, तो अंडा देने के कुछ मिनटों के बाद ये दोबारा से यहाँ से एक ओवम को रिलीज़ करती है। वो ओवम बाहर निकलता है और आगे ट्रैवल करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बर्ड को आपने फीड टाइमिंग सही ना रखी, या फिर आपने बर्ड को उसका जो जिस्म के ऊपर जो फैट है, जो चर्बी है, उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो उस सूरत में इनकी ट्रैवलिंग सही तरह से नहीं होती, ये आगे ट्रांसफ़र सही तरह से नहीं होते। ये जितने भी पोर्शंस आप देख रहे हैं, सब के अंदर अंडा के रुकने की अपनी अपनी टाइमिंग होती है, सबकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। ये वो आखिरी हिस्सा है कि जहाँ पे अंडे के ऊपर छिलका डिपॉजिट होता है, ये जिसको आप शेल ग्लैंड या यूट्रस का नाम देते हैं। यहाँ पे अंडा कुछ देर ठहरने के बाद फिर वो वजाइना के ज़रिए बाहर आ जाता है। यहाँ पे अंडा कम अज़ कम 20 घंटों के लिए या 20.5 घंटों के लिए, और बाज़ का 21 घंटों के लिए भी इकट्ठा होता है।
ये जो छोटा सा आप साइज़ देख रहे हैं फॉलिकल का या पटक का, इसको कम से कम 10 दिन लगते हैं मैच्योर होने में, बड़ा होने में। इसलिए ये अंगूर के गुच्छों की तरह के छोटे-छोटे जो फॉलिकल्स होते हैं, ये वक़्त के साथ-साथ मैच्योर होते रहते हैं। लेकिन इनको मैच्योर करने के लिए आपको अपने बर्ड्स की खुराक में और उनको सूरज की रोशनी की शक्ल में विटामिन डी भी प्रोवाइड करना पड़ता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके उन बर्ड्स में किसी किस्म के पैरासाइट्स तो नहीं मौजूद। जब भी आपने अपने बर्ड की फ़ीड कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो उस वक़्त आपने उसको आधा-आधा ग्राम करके कम करना है। एक दिन से ही, एकदम से ही कभी भी अपने बर्ड की खुराक में अचानक से फ़ौरी तौर पे ना तो इज़ाफ़ा करें और ना ही उन्हें फ़ौरी तौर पे कम करें। एक अच्छी ब्रूडिंग जिस भी चिक बर्ड की आपने की होती है, जिन चिक्स की आपने बेहतरीन किस्म की ब्रूडिंग की होती है, उनकी रीयरिंग सही की होती है और उनको आपने वर्जस प्रोवाइड की होती है, तो इस तरह की मुर्गियाँ बाद में जाके बहुत अच्छी किस्म की जो लेइंग हेन्स होती हैं, बहुत बेहतरीन किस्म की अंडे देने वाली मुर्गियों में कन्वर्ट होती हैं। ये जो आप मैग्नम का पोर्शन देख रहे हैं, ये 13 इंचज़ तक होता है और इसके बाद जो इस्थमस का पोर्शन है, ये 4 इंचज़ तक होता है और जो सामने की जानब आप यूट्रस का हिस्सा देख रहे हैं, ये कम से कम 4 से 5 इंचज़ तक होता है और वेजाइना भी 4 से 5 इंचज़ तक होती है। जो क्लोएका का हिस्सा होता है, यहाँ से अंडा बाहर की जानब आना शुरू हो जाता है। एक और चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना होता है कि जब भी आपके बर्ड में अंडों की मिकदार कम होने लग जाए, तो ये भी ध्यान कीजिएगा कि कहीं ये बर्ड मोल्ट पे तो नहीं लगा हुआ, कहीं इसके पर तो नहीं गिरते जा रहे। जब बर्ड मोल्ट पे लगता है तो उसकी ये जो ओवरी होती है, ये बड़े-बड़े फॉलिकल्स, ये पटक, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये जो उसकी ओविडक्ट होती है, ये बिल्कुल स्मॉल हो जाती है, बिल्कुल छोटी-सी हो जाती है और वक़्त के साथ-साथ मैच्योर होती रहती है। क्योंकि मोल्टिंग के बाद वो जो बर्ड होता है, वो बिल्कुल एक नई पट्टी की तरह बन जाती है। मोल्ट कहते हैं कि अपने परों को गिराना, अंडे को कुछ देर के लिए रोकना और अपने अंदर दोबारा से ग़िज़ाइयत को, ताकत को इकट्ठा करना और फिर से एक जवान पट्टी की तरह, एक जवान मुर्गी की तरह दोबारा से अंडों पे आ जाना, दोबारा से प्रोडक्शन के ऊपर आ जाना। तो झोली में अगर बहुत ज़्यादा चर्बी होगी तो घरेलू पैमाने पे आटे में हल्दी को मिक्स करने से, अंडे के छिलके खिलाने से, सब्ज़ा, पालक वगैरह देने से, मूली के पत्ते देने से, सेब के सिरका और मुख्तलिफ़ अक़साम की दालें इस्तेमाल करने से ये मसाइल से बहुत जल्द निजात मिल जाती है और आपका बर्ड दोबारा प्रोडक्शन पे आना शुरू हो जाता है। एक बहुत ही अहम चीज़ होती है कि जब भी आप अपने बर्ड की डिबीकिंग करवाते हैं, आगाज़ में जब देखते हैं कि आपके चिक्स की बहुत ज़्यादा चोंच लंबी होना शुरू हो गई है या जब आपकी मुर्गी अंडों पे आती है, उस वक़्त भी अगर उसकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत ज़्यादा नोकीली हो, तो उसको नाखून काट से, नेल कटर से हल्का-फुल्का तराश लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये उस बर्ड को पैकिंग से, एक दूसरे के साथ लड़ाई से महफूज़ रखते हैं और जितनी ज़्यादा इन बर्ड्स की आपस में लड़ाई होती जाती है, उतना ज़्यादा ये स्ट्रेस में आते जाते हैं, उतना ज़्यादा ये तनाव में आते जाते हैं। तो तनाव से निकालने के बाद ही आप उनसे अच्छी प्रोडक्शन लेना शुरू करते हैं। जो बूढ़ी मुर्गियाँ होती हैं, उनको आप मोल्ट लगा लें। मोल्ट लगाने के बाद आप उनसे दोबारा से अंडों की अच्छी प्रोडक्शन लेना शुरू कर देते हैं। मुर्गियों को जितना यूनिफ़ॉर्म रखते हैं आप, जितना बराबर रखते हैं, जितना ज़्यादा आप उन मुर्गियों में से जो छोटे साइज़ की मुर्गियाँ होती हैं, उनको अलग करके और बहुत बड़े साइज़ की मुर्गियों को अलग करके, जो छोटे साइज़ की होती हैं उनकी फ़ीड ज़्यादा करनी, जो बड़े साइज़ की होती है उनकी फ़ीड कम करनी। तो इस तरह के तमाम आप जितने भी ये काम करते हैं, ये आपकी प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा ही मुस्बत किस्म के नताइज बरामद करते हैं। ये हमेशा से प्रोडक्शन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसे ग्रेडिंग का नाम देते हैं, इसे छांटी का नाम देते हैं। जो वैक्सीन्स होती हैं, जो ज़्यादातर आप इस चीज़ को देखा करें कि जहाँ पे आपने ये बर्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ पे उस एरिया में पहले कितनी ज़्यादा बीमारियाँ आई हैं और कौन-कौन सी बीमारियाँ आई थी। अगर तो आईबी की या गम्बोरो की या एनडी की बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, तो उस सूरत में आपने आईबी, गम्बोरो और रानीखेत की जो वैक्सीन्स होती हैं, जो भी उनका अपना टाइम होता है, उसके ऊपर आपने बाकायदा तरीके से अप्लाई करते रहना है। क्योंकि वैक्सीन्स को मिस करने का मतलब ये होता है कि आप अपने उन बर्ड्स को उस वायरस के लिए बिल्कुल वल्नरेबल छोड़ रहे हैं, उस वायरस के लिए उसे इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपके बर्ड्स के ऊपर अटैक करे और आपकी प्रोडक्शन और बर्ड का हेल्थ स्टेटस नीचे गिरता जाए। अगर आपने फ़ीड की टाइमिंग मिसाल है सुबह के वक़्त आप 6 बजे देते हैं, अगले दिन आपने उस फ़ीड को अगर 6:30 पे कर लिया या 7 बजे पे कर लिया, तो इस तरह के बर्ड में अंडों में नागा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ये मुर्गी पहले वाला अंडा बाहर निकालती है, उसको डिलीवर करती है, उसके बाद वो मुर्गी कुछ मिनटों के बाद दोबारा से वो उस अंडे के बनाने के प्रोसेस को शुरू कर देती है। तो जैसे-जैसे आप फ़ीड लेट करते जाते हैं, खुराक लेट करते जाते हैं, वैसे-वैसे उसमें अंडों का नागा आना भी शुरू हो जाता है। हम अपने बर्ड को सब्ज़ा दे
सकते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के पत्ते दे सकते हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना, या मुख्तलिफ़ अक़साम के इलेक्ट्रोलाइट्स हासिल होते हैं इससे, गार्लिक के पत्तों से, जो गार्लिक होता है वो फ़ीड में शामिल करने से, और उसके अलावा धनिया को इस्तेमाल करने से, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे बर्ड के हेल्थ स्टेटस को, उसकी सेहत को ठीक रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। उनको चॉप कर लेना, दरमियानी टुकड़ों में काट लेना, ये बड़ा मुनासिब होता है। लेकिन ये सारी ट्रीट्स हैं, ये सारी आपके बर्ड्स के लिए छोटी-छोटी ट्रीट्स होती हैं, जो कि उसकी सेहत को बेहतर रखने के लिए, खुराक के खर्चे को कम करने के लिए, उसके लिए मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के सोर्स के लिए तो ठीक है। ये फलों का इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना, लेकिन इससे हम उससे बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन नहीं ले सकते। उसके लिए हमें मतवाज़न ग़िज़ा ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर आगाज़ में आप अपने चिक्स को 18 से 20% प्रोटीन वाली स्टार्टर डाइट देते हैं, फिर उसके बाद डेवलपर, ग्रोअर, फिर प्री ले, और उसके बाद अगर आप अपने बर्ड को लेइंग राशन देते हैं, तो तब उसमें अंडों की मिकदार बड़ी बेहतरीन किस्म की आती है। ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने पिक्चर्स में आपको दिखाई, जिसमें टमाटर शामिल है, मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ शामिल हैं, ये पालक आयरन का बेहतरीन सोर्स होते हैं। ये आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने पर भी बड़ा अहम किस्म का ज़रिया होते हैं। घरेलू पैमाने पे जब भी ऑर्गेनिक खुराक बनाए अपने बर्ड्स के लिए, तो उसमें पहले से ही डाइट फार्मूलेशन लाजमी तौर पे कैलकुलेट कर लिया करें कि आप एक्चुअली अपने बर्ड को क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे सब्ज़ियाँ देना भी बर्ड को ठीक नहीं होता। उबले हुए चावल का इस्तेमाल करना, अंडों का इस्तेमाल करना, मकई का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे अगर आपको स्वीट कॉर्न दस्तयाब हो जाए, तो ये आपके बर्ड के लिए जो एनर्जी का बेहतरीन सोर्स होते हैं, प्रोटीन का सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होते हैं। तो इनको वक्तन फ़ौक्तन अपने बर्ड की डाइट का हिस्सा बनाना एक बड़ी ही बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है, चाहे वो आपके पास चिक्स हों या पठियाँ हों या आपके पास लेइंग हेन्स हों। तो लेइंग हेन्स के अंदर, चूँकि मेरा टॉपिक लेइंग हेन्स के बारे में है, तो इसलिए उनके अंदर प्रोटीन के सोर्सेज़ के तौर पे मुख्तलिफ़ अक़साम की दालों को उबाल के इस्तेमाल करना, क्योंकि बाज़ का तो आपने अगर दालें अपनी खुद उगाई हुई थी, खुद आपने उन्हें तैयार किया ऑर्गेनिकली, किसी किस्म के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं किए, किसी किस्म के केमिकल्स आपने इस्तेमाल नहीं किए, तो वो ऑर्गेनिक तौर पे आप अपने बर्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो उबले हुए अंडे होते हैं, ये भी अपने बर्ड के लिए कैल्शियम का, प्रोटीन का, फैट का एक अच्छा ज़रिया होते हैं। जब भी आप कैल्शियम का सोर्स उन्हें देना चाहें, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप ग्रिट इस्तेमाल करें। अगर आपको ग्रिट या चिप्स दस्तयाब नहीं है, तो आप अंडों के छिलके इस्तेमाल करें, या फिर CA++1000 जो टैबलेट मिलती है, वो भी आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करती है। नहीं तो फिर आप कैल्शियम का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से। जो पालक के पत्ते होते हैं, ये भी आपके अपने बर्ड को वक्तन फ़ौक्तन देने से, ये सामने आप चिप्स देख रहे हैं, ये भी अपने बर्ड को वक्तन फ़ौक्तन देने से उनका जो हाज़मा होता है, जो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है जिस्म की, या फिर लाइमस्टोन का इस्तेमाल करना या ब्रेड का इस्तेमाल करना, तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली अपने बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं, और साथ-साथ उसकी जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम होता है, उसको बड़ा बेहतरीन रखती हैं। और अपने बर्ड को अच्छी प्रोडक्शन पे रखने के लिए उसको आपने अच्छी डाइट के साथ-साथ कैल्शियम का कोई ना कोई एक्सोजिनस सोर्स या बैरूनी सोर्स लाज़मी देना है। अपने बर्ड का आपने बॉडी टेम्परेचर जो होता है, या जहाँ पे आपने बर्ड रखा हुआ है, अगर टेम्परेचर रात को मसाला 30 पे चला जाता है, तो दिन को वो 35 से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएट करता है, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ अपने बर्ड को लगती रहती हैं, उतना ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब होती रहती है, बुखार का शिकायत उनको होने लगती है। ये पैरासाइट्स, ये जो तफैलिए होते हैं, ये वो वाहिद चीज़ें जो कि आपके बर्ड का खून चूस के उसके अंदर से आस्ता-आस्ता से इम्यूनिटी को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो लो स्केल पे, छोटे पैमाने पे ज़ेंटल सिरप का इस्तेमाल करना, या फिर सेब के सिरका का इस्तेमाल करना, या फिर लहसुन का खुराक के अंदर या पानी के अंदर इस्तेमाल करना, ये इन पैरासाइट्स को, इन तफैलियों को ख़त्म करता है। इनकी जो आगे ग्रोथ होती है, इनके जो आगे अंडे होते हैं, उनको रोकथाम करने में, उनको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये एक वाहिद चीज़ होती है एक सेहतमंद बर्ड के अंदर, जब इसकी बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए, तो उस सूरत में उसकी प्रोडक्शन बहुत नीचे आना शुरू हो जाती है। इसलिए बर्ड की बिट्ठें लाजमी देखा करें। अगर मोटेलिटीज़ हो जाती हैं, तो उसको भी आपने वाज़े तौर पे चेक करना है। इनकी एक वाज़े अलामत ये होती है कि ये जो पोटा होता है, उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी आपके बर्ड की प्रोडक्शन को ठीक रखने के लिए, उसके हेल्थ स्टेटस को अच्छा रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए इन तमाम फैक्टर्स को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। ख़ास तौर पे अपने बर्ड का वज़न पूरा करना है, उसको स्ट्रेस से दूर रखना है। तो ये जितने भी अनासर हैं,
जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से हमारी कौन कौन सी प्रैक्टिस, हमारा कौन कौन सा काम हमारे बर्ड के तौलीदी निज़ाम को डिस्टर्ब करता है, उन्हें ख़राब करता है, और उसकी वजह से हमें खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमारे बर्ड्स की जो प्रोडक्शन होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, या एग शेल उसका ठीक नहीं होता। तो इन तमाम मामलात से छुटकारा पाने के लिए हमें शौक़ के साथ साथ ज़िम्मेदारी से भी और प्रोफेशनल होकर भी काम करना पड़ता है, ताकि हमें अच्छे नताइज उससे बरामद हों। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।